नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में रिपेयर करेंगे एक सेट टॉप बॉक्स हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी डेड कंडीशन में है और इस सेट टॉप बॉक्स में क्या खराबी होने के कारण से ये पूरी तरीके से डेड यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो चलिए सब कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हमने इस केबल को सीरीज बोर्ड में लगा लिया है। अब चलिए इसकी एसी करंट चेक कर लेते हैं, इसमें एसी सप्लाई आ रही है या नहीं। तो मल्टीमीटर को एसी 600 की रेंज में हमने सेट कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इस दोनों कनेक्टर पर यहाँ पे एसी वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर में यहाँ 200 यहाँ पे 250 वोल्ट यहाँ पे एसी करंट आ रहे हैं। यहाँ पे एसी करंट आने के बाद भी इसके डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं, देख सकते हैं। तो इस बोर्ड में क्या खराबी हो सकता है, तो चलिए इसको सबसे पहले यहाँ इस केबल को निकाल लेते हैं। तो हमने एसी केबल को यहाँ पे निकाल लिया है। अब इस पावर सप्लाई को बाहर निकाल लेते हैं। तो पावर सप्लाई को बाहर निकाल के इसमें जो कंपोनेंट लगे सभी कंपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और जो कंपोनेंट खराब होगा उस कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे। तो जब भी इस प्रकार के डेड कंडीशन कोई भी सामान आता है तो आप सबसे पहले उसको सीरीज टेस्ट लैंप में ही टेस्ट करें ताकि दूसरा कंपोनेंट खराब ना हो। तो इसकी सभी यहाँ पे लॉक को यहाँ से हटा लेते हैं और इसके बाद इस पावर सप्लाई को बाहर निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 लॉक यहाँ पे दिए हुए हैं, सभी लॉक को खोल लेंगे। उसके बाद इस सप्लाई को बाहर निकालते हैं और ये इसमें डेड का कंडीशन यहाँ पे क्यों आया है ये चेक करेंगे। इसी पावर सप्लाई को रिपेयर करके आपको दिखाएंगे कि ये कितनी आसानी से रिपेयर हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से सभी लॉक को हमने हटा लिया है। अब इसके जैक को बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं ये पावर सप्लाई हमारा अलग हो चुका है। अब यहाँ पे इन दोनों वायर को यहाँ से हटा लेते हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो दोनों वायर को हमने यहाँ पे हटा लिया है। अब इस पावर सप्लाई को बाहर पूरी तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें जो कंपोनेंट यहाँ पे ख़राब हुआ है सभी को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो इस प्रकार से बाहर निकाल लेने के बाद सबसे पहले इसमें फ्यूज चेक करेंगे। तो देख सकते हैं इस फ्यूज बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक फ्यूज लगा हुआ है। इस फ्यूज को आप चेक सबसे पहले करना है इस फ्यूज को। तो फ्यूज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में यहाँ पे सेट करेंगे। तो देख सकते हैं कंटिन्यूटी के रेंज में हमने सेट कर लिया मल्टीमीटर को। अब इस फ्यूज को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों टर्मिनल पर इस प्रकार से टच करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीमीटर में कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही। तो ये फ्यूज हमारा ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। अब इस फ्यूज को बाहर निकालते हैं और बाहर निकालेंगे तो ये देखने से ही पता चल जाएगा कि ये फ्यूज हमारा ख़राब हो चुका है। तो देख सकते हैं ये फ्यूज पूरी तरीके से बर्न हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्यूज हमारा ख़राब हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 4 डायोड लगे हुए हैं। यहाँ IN 4007 के 4 डायोड लगे हुए हैं। ये चारों डायोड को आपको चेक करना है बारी बारी से। अगर कोई भी डायोड अगर ख़राब होता है तो उसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे 100% कोई ना कोई। तो चलिए अब चारों डायोड को चेक कर लेते हैं बारी बारी से। यहाँ पर चारों डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं, देख सकते हैं 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे इस प्रकार से 4 डायोड लगे हुए हैं। इन चारों डायोड को चेक कर लेंगे। यहाँ पे डायोड ख़राब होने के कारण से ही फ्यूज हमारा ख़राब हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला डायोड को चेक करते हैं तो यहाँ पे मल्टीमीटर में बजर की आवाज़ आ रही है, देख सकते हैं। इस प्रकार से एक डायोड को चेक करते हैं तो ये बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये डायोड हमारा ख़राब है। दूसरा डायोड को चेक करते हैं तो ये दूसरा डायोड भी यहाँ पे ख़राब यहाँ पे शो हो रहा है। तीसरी डायोड को चेक करते हैं तो तीसरा डायोड भी यहाँ पे शॉर्ट शो हो रहा है। और चौथा डायोड
को चेक करते हैं तो यहाँ पे चौथा डायोड भी यहाँ पे शॉर्ट शो हो रहा है। तो चलिए इसको एक बार बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं। सभी डायोड की एक एक पिन को बाहर निकालते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं। तो पहला डायोड को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से। ये बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल जाएगी। एक एक पिन को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि कौन सी डायोड हमारी ख़राब है और कौन सी सही है। तो देख सकते हैं सभी डायोड को यहाँ एक एक पिन को बाहर निकाल लेना है। चूँकि यहाँ पे सभी डायोड ख़राब नहीं होना चाहिए, तो देख सकते हैं हमने सभी डायोड की एक एक पिन को बाहर निकाल लिया है। अब इस प्रकार से चेक करेंगे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सभी डायोड को। तो देख सकते हैं ये पहला डायोड खराब है, यहाँ पे दूसरा डायोड भी यहाँ पे खराब है और तीसरा डायोड यहाँ पे खराब शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे तीसरा डायोड भी खराब है। यहाँ पे चौथा डायोड ये हमारा सही लग रहा है। तो देख सकते हैं ये डायोड में एक साइड से रीडिंग आनी चाहिए और दूसरी साइड से रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड से रीडिंग आ रही है और दूसरी साइड से यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे 3 डायोड बिल्कुल ख़राब है। तीनों डायोड को चलिए बाहर निकाल लेते हैं पूरी तरीके से। उसके बाद इसको यहाँ पे दूसरे नया डायोड यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। जो अच्छे डायोड होगी उसी को यहाँ पे लगाएंगे। तो देख सकते हैं हमने 3 डायोड यहाँ से निकाल लिया है। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं डायोड में बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो देख सकते हैं डायोड, इस डायोड में बीप की आवाज़ आ रही है, ये बिल्कुल ख़राब है। दूसरा ये भी ख़राब है और यहाँ पे तीसरा डायोड को चेक कर लेते हैं। ये तीसरा डायोड भी ख़राब है। तो इस प्रकार से 3 डायोड यहाँ पे ख़राब है। आप इस डायोड की जगह में दूसरा डायोड यहाँ पे लगाना होगा। अब डायोड ख़राब होने के कारण यहाँ पे हाई वोल्टेज आने के कारण से ये डायोड ख़राब हो सकते हैं। या तो यहाँ पे ये जो आईसी लगी हुई है, ये आईसी हमारी ख़राब हो जाने के कारण से ये डायोड ख़राब हो सकते हैं। या तो यहाँ पे कॉमन मोड कॉइल ये जो लगी है, ये कॉमन मोड कॉइल ख़राब होने के कारण से भी ये डायोड ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं ये कॉमन मोड कॉइल हमारी ख़राब है या सही है। तो यहाँ पर इस कॉमन मोड कॉइल में देख सकते हैं 4 टर्मिनल यहाँ पे बने हुए, 1 2 3 4। ये चारों टर्मिनल में आपको बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती है तो ये हमारी कॉमन मोड कॉइल सही होगी। तो देख सकते हैं तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है 2 टर्मिनल पर, तो ये हमारी एक वाइंडिंग सही है। और दूसरी चेक करते हैं, यहाँ दूसरी वाइंडिंग भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कॉमन मोड कॉइल हमारी सही है। बीप की आवाज़ आनी चाहिए कॉमन मोड कॉइल में। तो ये कॉमन मोड कॉइल हमारी बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इस डायोड को यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं। अगर ये डायोड आपके पास नया नहीं है तो आप इस प्रकार के DTH पावर सप्लाई से भी निकाल के लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास एक पुराना DTH पावर सप्लाई है। इस सप्लाई की जो डायोड लगे हैं, इन डायोड को चेक करके इसमें इस डायोड को निकाल के लगाने वाले हैं उस पावर सप्लाई में। तो देख सकते हैं ये डायोड हमारा सही है। इस प्रकार से चेक कर लेंगे सभी को और जो सही डायोड होगा उसी को लगाना है।
देख सकते हैं डायोड को चेक करते समय यहाँ बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। एक साइड से रीडिंग आनी चाहिए और दूसरी साइड से कुछ नहीं। तो यहाँ पे इस सर्किट में जो लगे हैं ये सभी डायोड हमारे सही हैं। तो चलिए इस डायोड को यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरी सप्लाई में लगाते हैं। तो चलिए इस सभी डायोड को यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद इस पावर सप्लाई में लगाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे 3 डायोड को निकाल लिया जो बिल्कुल सही कंडीशन में। अब यहाँ डायोड को लगाना कैसे है, तो देख सकते हैं इस बोर्ड में जो वाइट कलर की पट्टी यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पे वाइट कलर की पट्टी बनी हुई है। तो उसी डायरेक्शन में डायोड में जो वाइट कलर की पट्टी यहाँ पे बनी हुई है उसको लगाना है, और जो ब्लैक कलर की जो बिल्कुल ब्लैक होती है वो हमें इस साइड में लगानी है। देख सकते हैं जहाँ वाइट कलर की पट्टी बनी है और जो डायोड में सिल्वर कलर की पट्टी बनी होती है उसको सेम जगह में रखना है। तो सभी डायोड को कुछ इस प्रकार से लगा लेते हैं, और डायोड को यहाँ पे उल्टा नहीं लगाना है। डायोड जो डायरेक्शन में यहाँ पे लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में लगाना है, नहीं तो ये डायोड लगाते ही खराब हो जाएगा। तो चलिए इस सभी डायोड को लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सभी डायोड को सही डायरेक्शन में लगा चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो डायोड खराब था सभी डायोड को हमने यहाँ अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब अगला स्टेप क्या देखना है कि इसमें आईसी खराब है या नहीं उसको चेक करना है। तो आईसी यहाँ पर देख सकते हैं आईसी को देखने मात्र से ही पता चल रहा है कि ये आईसी भी खराब हो चुकी है। ये आईसी यहाँ से क्रैक हो चुकी है। अगर इसको आप जूम करके देखेंगे तो ये आईसी यहाँ से खराब हो चुकी है। तो इस आईसी को रिप्लेस करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे जूम करके दिखाना चाहूँगा, ये आईसी भी क्रैक हो चुकी है यानी फट चुकी है। तो इस आईसी को यहाँ पे रिप्लेस करना होगा। तो इस आईसी को आप कहाँ से ख़रीदेंगे? अगर ये मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप इस प्रकार के पावर सप्लाई से निकाल करके आप इस आईसी को लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देख सकते हैं इस आईसी में कुछ इस प्रकार से प्रिंट हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी पिन यहाँ पे इस प्रकार से हैं और दूसरी साइड की पिन कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मैच करके आपको इस आईसी को लगाना है, तब ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा। तो चलिए इस आईसी को निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इस आईसी को निकालने के लिए सोल्डर आयरन की मदद से इस आईसी को निकालेंगे। तो इस आईसी को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सोल्डरिंग पेस्ट यहाँ पे लगा लेंगे सभी टर्मिनल पर। आईसी के सभी टर्मिनल पर सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेंगे। उसके बाद डिसोल्डरिंग वायर की मदद से यहाँ पे सभी सोल्डर को हटा लेंगे। उसके बाद ये आईसी बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगी। अभी तक इस सप्लाई में ये ख़राब हो चुकी है, 3 डायोड ख़राब हो चुकी है, एक फ्यूज ख़राब हो चुका है और यहाँ पे एक आईसी भी ख़राब हो चुकी है। जो ख़राब है सभी कंपोनेंट को चेंज कर लेंगे। उसके बाद इसमें सप्लाई दे करके देखेंगे कि और कौन सी कंपोनेंट यहाँ पे ख़राब है। तो जो ख़राब कंपोनेंट है सभी को रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा जो पावर सप्लाई है बहुत ही आसानी से रिपेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिसोल्डरिंग वायर की मदद से सभी पिनों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो इस आईसी को चलिए बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ हमने सभी सोल्डर को यहाँ से हटा लिया है, जितने भी सोल्डर यहाँ पे लगे हुए थे आईसी की पिनों में। अब इस आईसी को आराम से निकालेंगे तो ये बहुत ही आराम से ये निकल जाएगा। तो देख सकते हैं ये आईसी बाहर हो चुकी है। तो देख सकते हैं ये आईसी हमारा बाहर हो चुका है। इस आईसी का नंबर यहाँ पे बताना चाहूँगा। इस आईसी का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख सकते हैं ये आईसी पूरी तरीके से क्रैक हो चुकी है, जिसके कारण से ये आईसी वर्क नहीं कर पा रहा है।
और इस आईसी का नंबर है यहाँ पे 2064F और डी के 112। इस आईसी का नंबर कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए इस आईसी को साइड में रखते हैं और दूसरी आईसी लगाते हैं इस बोर्ड में। और इस आईसी को कहाँ से निकालेंगे, तो देख सकते हैं एक हमारे पास एक पुराना SMPS है, इसी से निकालेंगे इस आईसी को। तो चलिए इस आईसी को निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देख सकते हैं हमने दूसरे बोर्ड से इस आईसी को भी बाहर निकाल लिया है। अब इस आईसी को लगाना कैसे है इस बोर्ड में, तो देख सकते हैं इस आईसी में एक कट का यहाँ पे मार्क दिया हुआ है और इस बोर्ड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आईसी जहाँ पे लगी हुई थी वहाँ एक कट का मार्क दिया हुआ है। तो ये कट का मार्क आपको यहाँ पे देख के लगाना है सही डायरेक्शन में। अगर आप आईसी को उल्टा लगाएंगे तो ये आईसी तुरंत ही ख़राब हो जाएगी। तो आईसी को सही तरीके से लगाना है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल कट के मार्क को देख करके ही आपको यहाँ पे लगाना है इस आईसी को। तो चलिए इस आईसी को सही डायरेक्शन में यहाँ पे आराम से बैठा लेते हैं, उसके बाद इसमें सोल्डरिंग कर देंगे। तो देख सकते हैं हमने आईसी को यहाँ पे सही डायरेक्शन में लगा लिए हैं। अब चलिए इसको सोल्डरिंग कर देते हैं, इसकी पिने को सोल्डरिंग कर देंगे। उसके बाद इस बोर्ड को चेक करेंगे कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सभी पिनों को यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं। इस आईसी की सभी पिनों को अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करनी है। यहाँ पे ड्राई सोल्ड बिल्कुल नहीं रहने देना है, नहीं तो ये आईसी ख़राब हो सकती है फिर बाद में। तो देख सकते हैं हमने इस आईसी की सभी पिनों को अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर लिया है। अब चलिए इसमें फ्यूज लगा लेते हैं, जो फ्यूज हमारा ख़राब हुआ था। तो ये हमारा ख़राब फ्यूज है। अब इसमें दूसरा फ्यूज लगाते हैं, जो सही फ्यूज है उसको लगाते हैं। फ्यूज को एक बार लगा के इस प्रकार से चेक कर लेना है कि ये फ्यूज हमारा सही है या नहीं। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में इसको रख लेंगे, उसके बाद इस फ्यूज को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस फ्यूज में कंटिन्यूटी आ रही, मतलब ये फ्यूज बिल्कुल हमारा सही है। अब यहाँ पे जितना भी कंपोनेंट ख़राब हुआ था सभी कंपोनेंट को हमने चेंज कर लिया है। चलिए अब इसमें सप्लाई दे करके देखते हैं कि ये हमारा पावर सप्लाई रिपेयर हो पाया है या नहीं। तो चलिए अब इस सप्लाई को यहाँ पर कैबिनेट में अच्छे से फिट कर लेंगे। जैसे आप निकाले थे उसको ऐसे में फिट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो यहाँ पे लॉक बने हुए हैं, इस लॉक में अच्छे से बैठा लेना है। उसके बाद इसके जैक लगा लेना है। तो ये जैक हमने कुछ इस प्रकार से लगाना है। इस जैक को आपको सही डायरेक्शन में ही लगाना है, उल्टा नहीं लगाना है। अब ये दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे इसी की दोनों वायर को कनेक्ट कर देते हैं और इसमें सप्लाई दे करके देखते हैं कि ये हमारा चालू हो पाया है या नहीं। तो हमने पावर सप्लाई को अच्छे से फिट कर लिया है। अब चलिए इस प्लग को लगाते हैं डायरेक्ट बोर्ड में। उसके बाद देखते हैं इसमें सप्लाई देने के बाद इसमें डिस्प्ले में लाइट आ रही कि नहीं। तो देख सकते हैं ये DTH बॉक्स हमारा ऑन हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे DTH ऑन हो चुका है। तो बहुत ही आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पर इस प्रकार के फॉल्ट को। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट ख़राब हुए थे, जो देख सकते हैं एक फ्यूज ख़राब हुआ था और ये आईसी ख़राब हुई थी और यहाँ 3 ठो डायोड ख़राब हुआ था। तो इन सभी कंपोनेंट को रिप्लेस कर देने के बाद ये DTH बॉक्स हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी नंबर भी यहाँ पे चेंज हो रही इस प्रकार से। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए
आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।